हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। हम बात कर रहे हैं गणितीय सूत्रों की कि इसका निर्माण क्यों और कैसे हुआ। तो यहां देखिए, आज हम बात करेंगे वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर क्यों। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2 पाई आर क्या है, 2 क्या है, पाई क्या है और ये आर क्या है और वह कैसे आया। जिस किसी ने भी इस सूत्र का निर्माण किया तो उस सूत्र को निर्माण करने के लिए उसके पास में क्या लॉजिक था या क्या कारण था जिसकी वजह से इसने इस प्रकार से लिखा। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृत्त की। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। आपको यदि मैं ये पूछ लूं कि वृत्त किसे कहते हैं, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दीजिए और आप अपना जवाब दीजिए कि वृत्त किसे कहते हैं। यदि इसको परिभाषित करना होता, यदि आपको लिखना होता, तो कितने ऐसे लोग हैं जो वृत्त की परिभाषा दे पाते। आप अपने शब्दों में ढाल के बताइए। मेरी गारंटी है यहां पर 70% लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस कभी छोटी छोटी बातों पर होता ही नहीं। कि वृत्त की यदि परिभाषा की बात की जाए तो कोई उस पर फोकस ही नहीं करेगा कि ये क्या है। मैं चाहता हूं हर बात को आप जाने और फिर इन छोटी छोटी बातों पर भी आप अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप सिर्फ पढ़ाई नंबर लाने के लिए नहीं या पास होने के लिए मत कीजिए, आप इसको जानने के लिए पढ़िए। आप कभी भी शिक्षा आपके लिए कभी भी बोझिल नहीं होगी, भार स्वरूप नहीं होगी। और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर आपका जो कार्य है, आपके जो विषय, मान लीजिए गणित ही नहीं कोई भी विषय है, यदि आप उसके कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं तो आप जवाब भी बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं वृत्त की। तो वृत्त की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है। मान लीजिए कोई बिंदु है, इस बिंदु से समदूरस्थ समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। अब मैंने क्या कहा यहां पर, किसी बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। यहां कितने शब्द आए, किसी बिंदु से, किसी बिंदु का मतलब केंद्र बिंदु से, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर समदूरस्थ बिंदुओं का मतलब बहुत सारे बिंदुओं का बिंदु पथ। बिंदु पथ का मतलब बिंदुओं का रास्ता, जो जिस प्रकार की शेप का निर्माण करती है उसको हम वृत्त कहते हैं। यदि आपको ये लगे कि ये बात आपकी जानकारी में थी या नहीं थी तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। यहां देखिए, मैंने क्या कहा, किसी बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। यानी कि इस वृत्त के जितने बिंदु बने आपके, वह सभी इससे समान दूरी पर स्थित है, इस केंद्र से, एक बिंदु से। यह हो गई आपकी परिभाषा। अब देखिए, हम यहां पर देखते हैं कि इस सूत्र का निर्माण कैसे हुआ। यह हो गया आपका वृत्त। अब वृत्त की परिभाषा के बाद हम यहां देखेंगे परिधि। परिधि किसको कहते हैं, तो हमें पता है, अभी परिभाषा में हमने बताया कि केंद्र से सभी बिंदु समान दूरी पर स्थित है। मान लो किसी एक बिंदु से कोई व्यक्ति इस शेप के चारों ओर इस प्रकार से घूमता है और वह घूमता हुआ पुनः उस बिंदु पर पहुंचता है। वहां तक, इस बिंदु से जहां से उसने चलना शुरू किया था वहां से पुनः उस बिंदु तक पहुंचता है, और वहां तक पहुंचने के लिए जितनी दूरी तय करता है उसको हम परिधि कहते हैं। कहने का मतलब, आप किसी भी बिंदु से, यहां से लीजिए चाहे यहां से, यदि व्यक्ति यहां से गोल गोल घूमते हुए पुनः इस बिंदु पर आ जाता है तो यहां से यहां तक की जितनी उसने दूरी तय की उसको हम परिधि कहेंगे। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, परिधि का पार्ट, ये जो गोल गोल आपको जो दिख रहा है। अब देखिए दूसरी बात, हमने कहा कि वृत्त का जो केंद्र है वो इस परिधि पर सभी बिंदु बने हुए, परिधि के किसी
एक बिंदु को स्पर्श करता है, केंद्र से लगा करके परिधि पर स्थित किसी बिंदु को यदि हम मिला देते हैं या रेखा खींच देते हैं तो यहां तक की जो दूरी है उसको हम कहते हैं त्रिज्या। साधारण शब्दों में फिर समझिए, केंद्र से लगा करके यदि आपने वृत्त की परिधि को स्पर्श करती हुई यदि आपने कोई रेखा या लाइन खींच दी जिसको हम कहते हैं त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर। आर क्यों आया, आर से डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियस, रेडियस को आर से डिनोट करेंगे। तो यही बात है, त्रिज्या को हम आर कहते हैं। अब यहां देखिए, यहां से यदि मैं फिर स्ट्रेट लाइन एक खींच देता हूं तो फिर मैंने वही किया, केंद्र से लगा करके परिधि के किसी बिंदु तक मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, एक लाइन और खींच दी, ये भी रेखा है, वो भी आपकी त्रिज्या हुई। इसको भी हम इंग्लिश में आर कहेंगे। हम इस पर बात करने के लिए ये सब बातें समझा रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमने कहा केंद्र से सभी बिंदु समान दूरी पर है, वही वृत्त बनाते, ये भी केंद्र से यहां तक, ये वाला पार्ट आपका यहां नाम रख दीजिए ओ ए और ओ बी, ये दो त्रिज्या जो है वो दोनों ही बराबर हैं। अब ये जो सीधी स्ट्रेट लाइन आपके आई, बिंदु ए से लगा करके बिंदु बी तक आपने जो लाइन खींची, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, उस लाइन को कहते हैं व्यास हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, इसलिए इसको लिखते हैं डी से। तो व्यास की परिभाषा क्या हो गई, यदि वृत्त की परिधि के एक बिंदु से वृत्त की परिधि के दूसरे बिंदु तक यदि कोई रेखा केंद्र से होकर गुजरती है तो हम उसको व्यास या डायमीटर कहते हैं। आप परिभाषा को बहुत ध्यान से सुनिए कि यदि वृत्त की परिधि के एक बिंदु से वृत्त की परिधि के दूसरे बिंदु तक यदि कोई रेखा खींची जाती है और वह यदि केंद्र से गुजरती है तो उसको हम व्यास या डायमीटर कहते हैं। यदि ये यहां से नहीं गुजरती, सीधी लाइन आपने खींच दी भले ये वाली, तो ये कभी भी आपका व्यास या डायमीटर नहीं होगा, ये केंद्र से गुजरनी चाहिए। यदि आपने इस तरह से खींच लिया तो ये भी आपका डायमीटर या व्यास है। और यहां पर देखा आपने, ये आर और ये आर दोनों मिलकर के यहां से यहां तक खींचा, यानी कि हमारे पास में 2r मिलकर के बन गया डायमीटर। चाहे आप उसको 2r के दीजिए या फिर आप d के दीजिए, दोनों ही बातें एक ही, क्योंकि दो त्रिज्याओं से मिलकर के हमारे पास में डायमीटर बना। इसको भी दे सकते हैं त्रिज्या प्लस त्रिज्या, यानी कि दो त्रिज्या बराबर हिंदी में कहेंगे व्यास। यह बात आपको समझ आनी चाहिए। अब इसी बात को लेकर के हम यह प्रूव करेंगे कि ये 2 पाई r इस परिधि का सूत्र कैसे बना। तो अब देखिए, अभी हमने कहा 2r, इस पर फोकस कीजिए, मैं 2r यहां लिखा है, r है वही त्रिज्या है, r ये दोनों बराबर है, ये हो गया 2r। अब यहां देखिए 2r कहां पर है, आप चाहें तो इसको भी आप 2 पाई r को आप चाहें तो 2r पाई ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई कई प्रकार की गलती नहीं है। सूत्र को बोलने का तरीका यह है, इसलिए इसको ऐसा लिख दिया। यदि किसी बच्चे ने 2r पाई लिख दिया तो उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक नहीं है। क्यों मिस्टेक नहीं है, देखिए यहां मैं मान लेता हूं 2 तो है ही है, पाई को अभी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं, ये 4 है, r को मैं मान लेता हूं यहां पर 5 है। तो ये सभी चीजें क्या है, गुणांक में, 2 का गुणांक पाई में भी है और इसका गुणांक r भी है। तो यहां हम देखिए 2 को 2 लिख दिया, पाई को यदि मैंने 4 लिख दिया और r को यदि 5 लिख दिया, और यहां पर मैंने यदि मैंने r को कितना माना था 5, तो इसको फिर गुणांक पे लिख दिया, और पाई को मैंने 4 माना था फिर लिख दिया। यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से तो उसका जो गुणनफल आएगा दोनों ही बराबर आएगा, इसमें कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा।
इसलिए गुणांक वाली संख्याओं को आगे पीछे लिखा जा सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। यदि आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। मैं इस प्रकार से क्यों लिखवा रहा हूं, जिससे आपको साधारण तरीके से यह बात समझ में आए कि ये 2r कहां से आया। तो अब देखिए, ये जो 2r आया आपके पास में, 2r वाली बात, क्योंकि आगे लिख दिया, ये पीछे था तो आपको समझने में प्रॉब्लम आए, 2πr ऐसा बोलने से समस्या आए, तो 2r को समझिए। 2r कहां से आया, 2r हमारा आया यहां से यहां तक का, ये r और ये r दो त्रिज्या मिलकर के जो डायमीटर बनाती है वही हमारा 2r है। अब इसका उपयोग उसने कहां पर किया, तो उसने इसका उपयोग इस प्रकार से किया कि इसको परिधि ज्ञात करनी, और ये परिधि का सूत्र है। तो व्यक्ति ने सोचा परिधि ज्ञात करने के लिए ये राउंड शेप है और इसके चारों ओर नापने में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की समस्या पैदा होती है। किसी राउंड शेप को किसी भी चीज से नापने में समस्या पैदा होती है या कुछ न कुछ त्रुटि रह जाएगी। तो उसने सोचा ऐसा क्या किया जाए जिससे हम सीधे सीधे इस वाले राउंड शेप को नाप सके, इसकी परिधि को नाप सके। तो उस गणितज्ञ के मन में विचार आया कि उसने जो देखा कि ये वाला जो व्यास 2r वाला, ये 2r मिलकर के ही आपका d यानी कि व्यास बना है आपका, ये 2r है वो पाई के बराबर होता है। अब ये पाई क्या चीज है, अब आपको ध्यान दीजिए, पाई या किसी शब्द को जब भी आप किसी विषय में या कहीं भी देखें तो इसका मतलब समझिए कि पाई का मतलब क्या है। पाई का मतलब यहां है उसके पास में एक नंबर मिला 22/7। अब ये 22/7 भी उसकी मर्जी से उत्पन्न हुआ या किसी कारण से, उसको भी देखेंगे। अब उसके पास में एक नंबर आ गया 22/7। इसी 22/7 को यदि 22 में 7 का भाग दे दिया जाए तो इसका उत्तर आता है 3.14 और डैश डैश, क्योंकि ये भाग सतत चलता रहता है, ये संख्या शांत नहीं हो रही है, उसका शेषफल आ ही रहा है और ये संख्या आगे बढ़ रही है। तो अभी तक किसी ने भी 22/7 में भाग देने पर उसका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं मिला कि इसका 3.14 के बाद जाकर के ये संख्या कहां पर शांत होगी। तो अब देखिए, अनडिफाइंड नंबर है यहां पर, ये पता ही नहीं है कि कितना जा रहा है। तो 3.14 जो यहां सतत चल रहा है। तो अब हमने क्या समझा, पाई का मतलब, पाई तो सिर्फ नाम है, नाम से कुछ लेना देना नहीं, हमको मतलब है इस 22/7 या 3.14 से ये वाला नंबर जो उसने खोजा, ये जो नंबर था वो उसके पास में एक स्थिरांक या कांस्टेंट नंबर कह दीजिए, एक फिक्स नंबर प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, उसने ये देखा कि इस वृत्त का जो व्यास है, ये जो व्यास है, यदि इस व्यास को, ये 2r को, ये r और r 2r को यदि मैं 3 बार, यहां जो 3 लिखा है, 3 बार काउंट करूं और फिर 0.14 बार काउंट करूं तो ये परिधि मुझे प्राप्त हो जाती है। और ऐसा इसी वृत्त में नहीं होगा, कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि उसके व्यास को आपने 3 बार गिन करके और फिर 0.14 जितना भाग होता उसको यदि आपने उसमें ऐड कर दिया या जोड़ दिया तो उसकी जो परिधि है वो हमें स्वतः प्राप्त हो जाती है। ये फिक्स उसको नंबर प्राप्त हो गया, 3.14 बार करना है। यदि आप चाहें, ये वृत्त कोई बड़ा है और इसकी जो व्यास है या 2r है, यदि ये बड़ा है, इसको भी यदि आपने 3 बार जोड़ दिया और ये जो व्यास है उसका 0.14 भाग लेकर के जोड़ दिया तो आपको इस पर कार्य करने पर इसकी परिधि प्राप्त हो जाएगी। ये कितना है, तो इसको गोल गोल नहीं नाप करके इसी स्ट्रेट लाइन से ही नाप दिया, इसी को उसने यहां पर ज्ञात किया और यहां पर उसको कांस्टेंट नंबर या स्थिरांक मिल गया। शायद मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, ये नंबर क्यों आया, और इसी का नाम रख दिया उसने पाई। वो चाहता कुछ और रख देता, आज अगर पाई नहीं कहता, अगर ये खाई यूं कहता तो आप खाई बोल देते। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि पाई है कि खाई है, आपको सिर्फ मतलब है पाई का मतलब इससे होना चाहिए 22/7 या 3.14। तो ये जो नंबर है वो हमेशा वृत्त में एक स्थिर नंबर है
और इसमें यदि आप इस वाली संख्या में यदि आप इस व्यास को 3 गुना और 0.14 भाग ले लेते हो तो इसकी परिधि प्राप्त हो जाती है। उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसको देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये वृत्त है, उसकी आपको 2r से पता चल गया, आप इसको स्पष्ट देखिए। अब ये जो 2r या व्यास या आप कह दीजिए डायमेंशन, इसका जो डायमीटर है वो आपका 14 सेंटीमीटर है, ऐसा आपने नाम मान लिया। अब उसने क्या किया, उसको पता चल गया कि ये जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। अब मैंने कहा पाई का मान कितना है, तो आप चाहे 22/7 और इसको भाग देने पर 3.14 और डैश डैश चलता रहता है। तो हम इस 14 को 3 बार, क्योंकि गुणा करना है इसमें, 3 बार गिनना है इसको, तो हमको 14 प्लस 14 प्लस 14 इसको 3 बार गिन लिया। अब ये 0.14 कहने का मतलब इस 14 का 0.14 कितना भाग होगा इसको निकाल लेते हैं। यदि आपको थोड़ा सा गणित में नॉलेज है तो इस 0.14 का मान भी आप निकाल लेंगे। या देखिए 0.14, इस पॉइंट को हटाने पर यहां आ गया 100, तो ये क्या बता रहा है, यदि ये लाइन 100 होती तो हमारे पास में इसके पास में 14 सेंटीमीटर आते, पर अभी हमारे पास में ये लाइन 14 सेंटीमीटर, इसका कितना भाग आएगा, तो 14 का भाग दे दिया। अब आप कटता इसको काट दीजिए, 2 से कटाने पर ये 50 हो गया, 2 से कटाने पर ये 7 हो गया, फिर 2 से कट रहा है ये 25 हो गया, फिर 2 से कट रहा है ये 7 हो गया। इस प्रकार से आपको जो नंबर मिला 49/25। अब मैंने ये कहा कि ये जो नंबर है आपके पास में 49 ऊपर वाला, वो अभी भी इसके बाद में, क्योंकि 0.14 के बाद में भी आगे बढ़ रहा है, यानी कि इसके सन्निकट वाली संख्या को ढूंढना है। 49 आपको प्राप्त हो गया अभी भी, क्योंकि 49 के बाद में भी, क्योंकि 0.14 के बाद में भी संख्याएं शेष रहती है, तो ये किसी न किसी इसके निकटस्थ नंबर के पास होगा। तो 49 किसके निकट है, 50 के, तो आप इसको 50/25 लिख सकते हैं। तो यहां पर यदि आपको नहीं दिख रहा मैं यहां दिखा देता हूं, 49 था बटा 25 था, उसके निकटस्थ संख्या हो गई 50 और हमने उसमें 25 का भाग दे दिया। इस प्रकार से हमको यहाँ 2 प्राप्त हुआ, यानी कि 14 सेंटीमीटर का जो 0.14 भाग है वो हमको 2 प्राप्त हुआ। 0.14 का जो पार्ट है या भाग है 14 का, वो हमको 2 प्राप्त हुआ। हमने इसमें 2 ऐड कर दिए, क्योंकि ये 3 तो पूरे थे, 14 3 बार जोड़ दिए, और 0.14 पार्ट कितना होता है 14 का, तो हमने यहां से गिन लिया 2। तो इस प्रकार से अब देखिए इसकी हमें परिधि प्राप्त हो जाएगी, कितनी हो गई, 14, 28, 42 और 2 44। इस प्रकार से हमें ये 44 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब इसको हम सवाल में भी करके देखते हैं, क्या ऐसा हो रहा, इसके दोनों ही मान है पाई के, आप चाहे 22/7 के दीजिए, जब तक नहीं कहे तब तो 22/7 ही, पर मैं आपको अभी समझाने के लिए 3.14 लिया है। तो ये 3.14 का मतलब क्या है, इस पाई का मतलब क्या है, 2r का मतलब तो आप समझ गए, ये 2r हो गया, और पाई का मतलब समझ गए कि हम इसमें ये जो होगा उसको इतना गुना 3.14 गुना कर देंगे तो इस वृत्त की परिधि प्राप्त हो जाएगी। ये दोनों बातें ही क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए उसको यदि सूत्र में, सूत्र हमारे पास ऐसा 2r पाई नहीं लिखा होता, रियल में तो 2r का मतलब क्या हो गया, d, और फिर हो गया पाई, तो इसका सूत्र एक नया भी बन गया, डी पाई, क्योंकि 2r 2r मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन वाला ही व्यास बनाता है, और पाई का मतलब इसमें गुणा करते हैं। आप इसका नया सूत्र जो 2 पाई आर कहते हैं, यदि आपको व्यास पता है तो आप इसको व्यास पाई के दीजिए या डायमीटर पाई के दीजिए, ये भी आपका एक परिधि का सूत्र हो जाएगा। ये हमारे पास में एक नया सूत्र आ गया। पहले तो हम इससे हल करते, फिर इससे हल करते, क्या दोनों के उत्तर समान आ रहे हैं वो देखते। अभी हमने जोड़ करके देख लिया कि 3.14 गुना कितना होता है। अब देखते हैं 2 पाई आर, क्योंकि बोलने में ये सरल रहता है इसलिए हम उसको बोल देते हैं 2 पाई आर। रियल में 2r, ये जितना है उसमें इसका मल्टीप्लाई, तो 2 का मतलब 2। अभी हमारे पास में मान जैसा है पूरा वही लिख देते हैं, 22/7 इंटू हमारे पास में, अब देखिए r, मैंने r किसको कहा, इस व्यास का आधा, यहां वाला ये पार्ट कितना होगा, ये यदि पूरा 14 है तो ये दोनों समान है, तो ये हो गया हमारे पास में 7,
तो इसका मतलब क्या होगा, 14/2 बराबर 7 आ गया हमारे पास में R। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यह लिख दिया 7, ये 7 से 7 कट गया, 2 में 22 का मल्टीप्लाई किया, 44 सेंटीमीटर हो गया। पहले हमने जब किया था 3.14 में, तब भी हमने 44 ज्ञात किया था। ये हमारा आ गया 2 पाई R से। अब देखिए, यदि डी पाई के दिया जाए, हम यदि त्रिज्या न ले और यदि हम पूरा व्यास ले ले, व्यास कितना 14 ले लिया, पाई कितना है 22/7, आपने 22/7 ले लिया, इसको इससे कटा दिया 2 बार, इस प्रकार से यहां पर भी आपको 44 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। कहने का मतलब, यदि आप इस बात को समझ जाए कि सूत्र का निर्माण क्यों हुआ, कैसे किया, यह जो उसने खोज की वो किस प्रकार से की, यह आपको जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए यदि आप एक स्टूडेंट हैं। हम प्रत्येक सूत्र का डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद क्लास 10th को शुरू करेंगे, जिससे आप किसी भी चीज को बड़े ही आसान तरीके से समझ सकते हो। हमको छोटी छोटी बातें पता नहीं होती, जिसकी वजह से हमें कई समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।